हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो वन शॉट में पूरा चैप्टर डिस्कस होगा। तो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझ लेते हैं इसमें लाइट क्या होती है। सबसे पहले लाइट के बारे में जान लेंगे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके टाइप्स, उसके लॉज, ये सारी चीज़ें। तो लाइट जो है वो सबसे पहले और सबसे इजी चीज जो है लाइट की वो होती है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है और ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अलग अलग स्पीड से हर मीडियम में ट्रेवल करता है। जितने भी मीडियम चेंज होंगे उतनी ही लाइट की स्पीड जो है वो चेंज होगी। और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में होती है। लाइट दो टाइप के नेचर कंसिस्ट करती है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लाइट से रिलेटेड हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक बहुत ही मेन चीज, ये जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती हैं उसको दिखाने में हमें हेल्प करती है। इट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। इट ट्रेवल्स in straight line. The speed of light is different for different media. मीडियम का प्लूरल होता है। But the speed of light is maximum for air और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट होती है, जबकि वैक्यूम के लिए 3.00 समथिंग करके कुछ वैल्यू होती है। तो वो दोनों की जो स्पीड होती है लाइट के लिए वो लगभग इक्वल ही ली जाती है। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज, द लाइट हैज डुअल नेचर। वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो ये थे लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। हमारे आसपास की वो सारी चीजें जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। एनीथिंग which produce light called object। दो टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनके बारे में समझ लेते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है। दोज ऑब्जेक्ट which emit
देयर ओन लाइट। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे नेचुरल सबसे अच्छा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है सन, फिर हो सकते हैं बल्ब, टॉर्च, स्टार्स एक्सेट्रा। और नॉन ल्यूमिनस इसी का जस्ट अपोजिट, वो सारे ऑब्जेक्ट जो दूसरे की लाइट से चमकते हैं वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या ये कह सकते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस कहलाते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट emit light but only reflect light। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है मून, टेबल, चेयर, बुक। जो अंधेरे में रखी हुई वो सारी चीजें जो लाइट जलाने पर हमें दिखने लगती हैं वो सारे हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें यहां पर आ गया कि रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में समझ लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का किसी भी सरफेस से टकराकर वापस आना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और सरफेस जो है अगर पॉलिश्ड है तो जो लाइट उससे स्ट्राइक होकर के वापस आएगी वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में वापस आएगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए पॉलिश सरफेस का पॉलिश्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन उतना ही अच्छा होगा। The bouncing back the light ray on the polished surface is known as reflection of light। इसके लिए एक डायग्राम समझ लेंगे रिफ्लेक्शन का। यहाँ पर ये कोई भी लाइट रे है जो किसी भी पॉलिश सरफेस पर फॉल होती है, और जिस पॉइंट पर फॉल होती है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट रे पॉलिश सरफेस पर फॉल होती है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। और इसी पॉलिश सरफेस से टकराकर वो वापस निकल जाती है, तो जो वापस जाती है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जिसे कहा जाता है नॉर्मल। तो ये कुछ फैक्टर थे। और यहाँ पर
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है उसे कहा जाता है एंगल आर, जिसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्शन करती है तो ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। यहाँ पर डायग्राम उतना एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, बट जब भी सही डायग्राम बनाना है तो ये दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर लॉ समझ लेंगे रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ, ये एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ये जो रे होती हैं या तीनों ये जो लाइट रे होती हैं वो एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं। उस पॉइंट को ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड ray and normal all lie at the same point, या इसी को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, उसका डायग्राम, और उस डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो, और रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज। अब इसमें समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप्स। तो रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप का, उसे भी डायग्राम से समझ लेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। There are two types of reflection. पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस पॉलिश्ड होनी चाहिए, और जब सरफेस पॉलिश्ड होती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और सारी पैरेलल लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के निकलती हैं। तो इसका डायग्राम समझ लेंगे। यहाँ पर ये हैं सारी इंसिडेंट रे जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जब रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद भी ये तीनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होकर के ही निकलती हैं, या कह सकते हैं कि सब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। इंसिडेंट रेज हो गई ये, और ये सब हो गई रिफ्लेक्टेड रेज। इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए स्मूथ या
polished surface. उसके बाद after reflection all reflected rays go in same या one direction. ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं दूसरा इसका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी का नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें डायग्राम में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी रफ सरफेस से होता है और इसमें इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं उनकी जो उनका रिफ्लेक्शन होता है वो सब अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इस तरह से कुछ ये सारी हो गई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे होती हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। तो इनके लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं। सरफेस जो होगी वो रफ या डल होगी, जैसे कि वुड हो गई या वॉल हो गई, तो ये सब रफ सरफेस हैं। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है इर्रेगुलर। और इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन all reflected rays go in different direction. सब अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। अब यहाँ पर समझ लेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, इमेज के टाइप क्या होते हैं। इमेज जो होती है वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आती है और मिरर से अगर रिफ्लेक्शन हो गया है उस लाइट का, तो एक उसी लाइट के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऑप्टिकल अपीयरेंस फाउंड होती है, उसे ही इमेज कहा जाता है। और ये 2 टाइप की होती हैं। इट इज एन ऑप्टिकल appearance produce when light rays coming from an object are reflected from mirror. इमेज भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। तो इन दोनों में अंतर समझ लेंगे, क्या होती है रियल इमेज और क्या होती है वर्चुअल इमेज। एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है, रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर फॉर्म होती है, विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पर बनेगी वो इमेज होगी रियल इमेज। जैसे टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, ये इन सब स्क्रीन पर जो इमेज बनती हैं वो सब होती हैं रियल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन but
कैन बी सीन ओनली इन मिरर, जो सिर्फ मिरर में देखी जा सकती हैं वो कहलाती हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि हम अपना फेस मिरर में देखते हैं तो हमारे फेस की जो इमेज बन रही है वो है वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन रही है, उसके लिए जो लाइट रेज होती हैं, इंसिडेंट लाइट रेज, वो रिफ्लेक्शन करती हैं किसी भी सरफेस से, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रे अगर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वही पर्टिकुलर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन को शो करता है। तो उसके लिए एक डायग्राम सबसे पहले समझ लेंगे प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्म होती है उसके लिए, क्योंकि इसमें डायग्राम ही, रे डायग्राम सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्म होती है तो उसका डायग्राम। तो यहां पर ये इस तरह से कोई प्लेन मिरर रखा है। मिरर और ग्लास में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ग्लास जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिससे लाइट रे आर पार हो सकती है, जबकि उसी ग्लास में अगर एक सरफेस पॉलिश कर दी जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिरर में, और फिर उस मिरर से लाइट जो है वो आर पार नहीं हो पाती है और उससे फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ये हो गया एक प्लेन मिरर। अब यहां पर इसी प्लेन मिरर के सामने यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मतलब बता दिया है, वो सारी चीजें जो लाइट प्रोड्यूस करेंगी, और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस प्लेन मिरर पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरी लाइट रे कहीं यहां पर इंसिडेंट हुई और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों लाइट रे हैं इंसिडेंट लाइट रे, और ये दोनों रिफ्लेक्शन कर रही हैं, तो ये दोनों हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और प्लेन मिरर से जब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो दोनों एक दूसरे से दूर होकर निकल रही हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्शन, एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो अब इनका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे लिया जाएगा, तो उसके लिए इन्हीं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को इस तरह से बैक साइड बढ़ा लिया जाता है, और बैक साइड बढ़ाने पर अगर ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं तो वही पॉइंट इमेज फॉर्मेशन को शो करता है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया था O, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है ये I, और लगभग इस इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल ही होता है। अगर इस डायग्राम को पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाया जाएगा तो ये जो दोनों का साइज है वो एग्जैक्ट इक्वल बनते हैं। तो जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है उससे क्या रिजल्ट निकलते हैं वो समझ लेंगे। जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज इज फॉर्म्ड, उसका नेचर देखा जाता है। क्योंकि यहां पर रियल में दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो इमेज का जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज जो है इमेज का वो सेम एज ऑब्जेक्ट है,
और जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब इमेज कहाँ पर बन रही है, तो इमेज बनी थी मिरर के पीछे, तो हो जाएगा बैक साइड ऑन द मिरर। तो ये था प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम, और उससे जो रिजल्ट निकलते हैं वो। अब प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट यूज समझ लेंगे। प्लेन मिरर का एक यूज होता है जब हम अपने आप को खुद मिरर में देखते हैं तो वो मिरर प्लेन मिरर ही होता है, और प्लेन मिरर का यूज पेरिस्कोप बनाने में भी किया जाता है। तो ये दो यूज हो गए प्लेन मिरर के। अब पढ़ेंगे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस या इन्हीं को कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर। कोई भी सरफेस, अभी पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, अब यहाँ पर सरफेस जो है वो होगी कर्व्ड, और या फिर इन्हीं कर्व्ड सरफेस को ही स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। और इनको स्फेरिकल मिरर को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, द मिरर whose reflecting surface is curved or the part of hollow glass sphere। और ये जो स्फेरिकल मिरर बनाए जाते हैं वो जो हॉलो ग्लास स्फीयर होता है उसी का जो सबसे ज्यादा कर्व्ड पार्ट होता है उनको कट करके बनाया जाता है, और कट करने के बाद उनकी एक एक सरफेस में पॉलिश कर दी जाती है, और इसी तरह से बन जाते हैं स्फेरिकल मिरर। इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप के होते हैं, अब इनके दोनों टाइप समझेंगे। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इनमें क्या होता है, ये हो गया कर्व्ड पार्ट, और अगर इसके आउटर साइड वाले पार्ट में पॉलिश कर दी गई है और रिफ्लेक्शन हो रहा है इनसाइड वाले में, तो मिरर जो होगा वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो होती है इनर डीप, अंदर की तरफ दबी हुई। और यहाँ समझ लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसकी अंदर वाली सरफेस में पॉलिश की जाती है और जो आउटर साइड वाली सरफेस होती है उससे कराया जाता है रिफ्लेक्शन। तो जो आउटर साइड वाली सरफेस है वो कहलाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो होती है बल्गिंग आउट। तो ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को समझने के लिए डायग्राम हो गए, और दोनों में कैसे डिफरेंस होते हैं वो। इन दोनों मिरर को समझने के लिए अपने घर में जो स्पून होती है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में बताती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन
based on spherical mirror. इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम समझ लेंगे। ये है एक हॉलो ग्लास स्फीयर और इस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर होगा कुछ और इसकी एक रेडियस होगी और इसका ये हो गया एक कर्व्ड पार्ट जिसको एज अ मिरर यूज किया जा सकता है और इसी कर्व्ड पार्ट का जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है पोल और एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और एक फैक्टर और यहाँ पर है एपर्चर का, जो स्फेरिकल मिरर का डायामीटर होता है वो कहलाता है एपर्चर। तो यहाँ जितने भी पॉइंट थे उनकी सबकी डेफिनेशन समझ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। द सेंटर ऑफ hollow glass sphere is known as center of curvature और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हॉलो ग्लास स्फीयर की जो रेडियस होगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हो जाएगा द रेडियस ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं पोल। ये स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होता है। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल P से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। द स्ट्रेट लाइन which passes from pole and center of curvature known as principal axis। और एक लास्ट था इसमें एपर्चर। ये बताया था जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका डायामीटर। द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज एपर्चर, जो डायग्राम में M1 M2 से रिप्रेजेंट किया गया था।